गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो। और आज का ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर इज करने के लिए तुम सब पूरी तरह से तैयार भी हो। चलो देखते हैं आज का ये हम लेक्चर कैसे करते हैं। आज जो हम करेंगे वो हम कूलम्ब्स लॉ से, जो हमने किया है कूलम्ब्स लॉ से फर्दर और हम स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स लॉ से ऊपर और भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फर्दर हम क्या स्टडी करने वाले हैं? फर्दर हम स्टडी करने वाले हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तीन तरह के चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते रहते, तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते रहते, तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते। नंबर वन लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, denoted by lambda. Number two, surface charge distribution denoted by small sigma. And the number three, volume charge distribution denoted by rho, ठीक है। तो फर्स्ट वन linear charge distribution, second one surface charge distribution, and the third one volume charge distribution, ठीक है। क्या है ये, कैसे आता है, क्या होता है इससे, ये हम अभी डिटेल्स में स्टडी करेंगे। चलो वन बाय वन देखते हैं। हम फर्स्ट वन से हम चलते हैं, लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम चलते हैं। सो फर्स्ट वन लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा। सपोज ये कोई वायर है, एक वायर है, कंडक्टर है, वायर है, ठीक है। इस वायर के ऊपर ऐसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एक वायर है, इसके ऊपर एक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके ऊपर अगर मैं एक स्मॉल छोटा सा अगर चार्ज ले लूं, एक छोटा छोटा एक एलिमेंट में कंसीडर करता हूं, ऐसे ऐसे एक छोटा एलिमेंट में कंसीडर करता हूं, यहां से लेकर यहां तक एक छोटा एलिमेंट कंसीडर करता हूं जिसका लेंथ मेरा डीएल है, ठीक है। तो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा को हम कभी कभी लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इस लैम्डा को कभी कभी हम लाइन चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो लैम्डा इसकी डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी इस डीएल में अगर चार्ज मेरा स्मॉल है डी क्यू, तो चार्ज डी क्यू बाई टी एल इज द linear charge density lambda, and the total system is called linear charge distribution, and linear charge density lambda is the dq by dl, ठीक है। यानी dq इज इक्वल टू हो गया lambda इंटू dl। टोटल q अगर हमको निकालना है तो इंटीग्रेशन dq यानी हो गया मेरा इंटीग्रेशन lambda इंटू dl, ओके। सेकंड देखते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड देखते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
सेकंड देखते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये कोई एक सरफेस है, ठीक है, इस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो पहले लाइन चार्ज डेंसिटी मेरा लैम्डा था, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरा सिग्मा है। तो सेम अगर यहाँ से अगर एक छोटा सा अगर मैं एक सरफेस कंसीडर कर लूँ, एक छोटा सा ये शेडेड पोर्शन में दिखा देता हूँ, छोटा सा अगर मैं एक सरफेस कंसीडर कर लूँ, सपोज इसका ds और ds में चार्ज मेरा dq, तो सिग्मा इज द dq बाय ds, और ds इज द सरफेस, स्मॉल सरफेस, ds इज द स्मॉल सरफेस। ठीक है, तो यहाँ इधर से dq इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ds। ओके, एंड टोटल चार्ज q इज इक्वल टू हो जाएगा, अब पहले लाइन था इसीलिए सिंगल इंटीग्रेशन, अब सरफेस है तो आ जाएगा मेरा डबल इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू ds। और q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसे, सरफेस इंटीग्रल सिग्मा इंटू ds। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड देखते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई अगर एक वॉल्यूम है, सपोज आप एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है सपोज, ठीक है, मेरा क्यूब नहीं हो पाया, थोड़ा सा हिल गया है। ओके, सिंपल से कंसीडर करते हैं, अगर इसमें से एक छोटा सा अगर वॉल्यूम हम कंसीडर करें डीवी, और ये टोटल अगर छोटा वॉल्यूम के लिए अगर छोटा चार्ज मेरा डी क्यू है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रॉ इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डी क्यू बाई डी वी। इधर से हमारा डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रॉ इंटू डी वी। तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, लाइन के लिए था सिंगल इंटीग्रेशन, सब सरफेस के साथ था डबल इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे आएगा मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन रॉ इंटू डी वी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा वी फॉर वॉल्यूम रॉ इंटू, ठीक है। तो अभी हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं, अभी हम देखेंगे ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ रेज कर देता हूं मैं। अच्छा, तो अभी हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, सपोज एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये एक ट्रायंगल दिया गया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल,
एक्स एक्स एक्स, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, और एक सेंट्रॉइड दिया गया है। अब सेंट्रॉइड हम तभी ड्रॉ कर सकते हैं, सेंट्रॉइड हम तभी ड्रॉ कर सकते हैं, सेंट्रॉइड का मतलब है कि ऑपोजिट साइड के वर्टिसेस, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक वर्टिसेस से खींचा गया जो रेखा है उसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। यानी बी और सी का अगर मिड पॉइंट में डी पकड़ लो, बी और सी का अगर मिड पॉइंट डी पकड़ लो तो ए डी हो जाएगा मेरा, बी और सी का अगर मैं मिड पॉइंट डी पकड़ लूँ तो ए डी हो जाएगा मेरा सेंट्रॉइड, सॉरी ए डी हो जाएगा मेरा मीडियन। अगर ए और सी का अगर मिड पॉइंट में ई पकड़ लो तो बी ई हो जाएगा मेरा मीडियन, और सी एफ हो जाएगा मीडियन। ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड जी। ठीक है, इस सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा गया है, इस सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड नेट फोर्स एट जी, फाइंड नेट फोर्स एट जी। जी में नेट फोर्स कितना है ये हमको निकालने के लिए बोला गया है, जी में कितना नेट फोर्स जनरेट हो रहा है ये हमको निकालने के लिए बोला गया है, ये अभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे जी में नेट फोर्स निकालने के लिए पहले हमको फोर्सेस निकालने, फोर्स का डायरेक्शन निकालने पड़ेगा। क्योंकि जी में प्लस क्यू, तो जी में बी भी फोर्स देगा, ए भी फोर्स देगा, सी भी फोर्स देगा। ठीक है, तो ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, बी और जी में फोर्स रहेगा इस तरफ रिपल्सिव फोर्स, यानी इस तरफ का डायरेक्शन रहेगा रिपल्सिव फोर्स, इस तरफ रहेगा। सपोज ये F2 दे देता हूं मैं। ए और जी में फोर्स रहेगा इस तरफ। ठीक है, ये मैं F1 दे देता हूं, और सी और जी में फोर्स रहेगा मेरा इस तरफ, तो ये मैं F3 दे देता हूं। ठीक है, अच्छा, अभी मेरे को ए जी चाहिए होगा, बी जी चाहिए होगा, सी जी चाहिए होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थियरम, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल के जो प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ए जी इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ ए डी, ये हम जानते हैं। जी सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड ट्रायंगल को 2:1 रेशियो पे डिवाइड करता है, तो ए जी हो गया मेरा 2/3 ऑफ ए डी, यानी 2/3 ऑफ, अभी हमको ए डी निकालना होगा। अगर ए डी हो गया, ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो 2/3 स्क्वायर रूट ए सी एक्स स्क्वायर, और डी सी हो जाएगा मेरा बी डी का हाफ, यानी x/2 होल स्क्वायर, यानी डी मिड पॉइंट है। तो 2/3 इधर हो गया स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, यानी हो जाएगा 2/3 स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर बाई 4, यानी हो जाएगा 2/3 रूट 3x बाई 2, 2 कैंसिल, यानी हो जाएगा x बाई रूट 3, यानी ए जी इक्वल टू हो गया x बाई रूट 3। यही वैल्यू मेरा बी जी का भी रहेगा और यही वैल्यू मेरा सी जी का भी रहेगा। बात समझ में आया बच्चों? ठीक है ना? अच्छा, तो अभी हम F1 निकालेंगे। F1 का मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना है। तो F1 इक्वल टू आ जाएगा मेरा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई AG। AG का मतलब x बाई रूट 3, यानी हो गया x स्क्वायर बाई 3, यानी हो गया ट्राइस K Q
क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। डिस्टेंस मेरा सेम है तो F1 बोलो, F2 बोलो और F3 बोलो, इन तीनों का मैग्नीट्यूड मेरा सेम ही रहेगा। इस पे कोई शक वाली बात नहीं है हम लोगों को। अगर इस पे कोई शक वाली बात अगर नहीं है तो F1, F2 और F3 तीनों का मैग्नीट्यूड मेरा सेम है। अभी मैं F1 और F2 का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, F1 और F2 ये दोनों F1 और F2 के बीच का अगर मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूँ तो F1 और F2 का रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन में, जो ब्लू लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, F1 और F2 का रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन पे निकलेगा FR। ठीक है, और F1 और F2 का बीच का एंगल मेरा 120 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगर ये 60 है तो ये 30 हो गया, तो ये हो गया मेरा 60। ये 60 और ये 60 दोनों को मिला के हो जाएगा मेरा 120 डिग्री। ठीक है, तो FR इक्वल टू हो जाएगा, सो FR इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट, देखो F1 और F2 का दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा सेम ही है, तो हो गया मेरा 2F1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 स्क्वायर, और cos 120 का वैल्यू आता है माइनस हाफ, तो 2 ये कैंसिल चला गया, तो हो जाएगा मेरा स्क्वायर रूट F1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा मेरा F1, यानी FR और F1 दोनों का भी मैग्नीट्यूड मेरा सेम ही है। ठीक है, और FR F3 के बराबर भी है और F2 के बराबर है, यानी F3 और FR दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन मेरा ऑपोजिट है। और हम जानते हैं अगर इफ द टू वेक्टर सेम magnitude of F3 is equals to magnitude of FR and both are in opposite, so net force is equals to, समझ में आया? चलो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।